हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के 8 महत्वपूर्ण परिभाषा की। जी हाँ दोस्तों, ये सारे डेफिनेशन आपके बॉडी से संबंधित हैं, तो अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी देने वाले हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपके हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आपको ये 8 परिभाषा आसानी से याद रहता है तो मेरे समझ से आप उस 1 और 2 नंबर को आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये 8 डेफिनेशन आपका कौन कौन सा है। तो जो आपका पहला डेफिनेशन होगा वो होगा यौवनारंभ का, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्यूबर्टी कहते हैं। और जो हम लोग का दूसरा डेफिनेशन होगा वो होगा गौण लैंगिक लक्षण, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। और जो हम लोग का तीसरा पॉइंट होगा वो होगा मेनार्की, और इसको हम लोग इंग्लिश में भी मेनार्की ही बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा। आपका जो चौथा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगा वो होगा रजनोवृत्ति का, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेनोपॉज बोलते हैं। और जो आपका पांचवा होगा उसको हम लोग हिंदी में अंडोत्सर्ग कहते हैं या इंग्लिश में ओव्यूलेशन कहते हैं। और जो आपका छठा पॉइंट होगा वो होगा निषेचन, जिसको हम लोग इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो हम लोग का सातवां पॉइंट होगा वो होगा युग्मज, जिसको हम लोग इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। और जो हम लोग का 8वां पॉइंट होगा उसको हम लोग बीड सेचन बोलेंगे, और साथ ही साथ इसको इंग्लिश में इंसेमिनेशन कहते हैं। तो आइए अब हम लोग इन 8 डेफिनेशन को आसानी से समझने का कोशिश करते हैं। अब हम लोग अपने परिभाषा की बात कर लेते हैं। आपका जो पहला टर्म होगा वो होगा सर यौवना आरंभ। क्या होगा? यौवना आरंभ। ध्यान में रखिएगा कि यौवना आरंभ को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्यूबर्टी कहते हैं। अब आप सभी कहेंगे कि सर ये होता क्या है, कैसे हम लोग समझेंगे इसको? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यौवना आरंभ लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि सर इस शब्द में यौवन शब्द छुपा हुआ है। इस शब्द में क्या छुपा हुआ है सर? यौवन शब्द छुपा हुआ है। तो आप सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में जिस वक्त यौवन स्टार्ट हो जाता है तो उसी स्टेज को या उसी उम्र को क्या कहा जाता है? यौवनारंभ या फिर प्यूबर्टी कहा जाता है। या आप इसको और आसान भाषा में कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में जिस वक्त जनन करने की क्षमता आ जाती है, रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी आ जाती है, तो उसी उम्र को क्या कहा जाता है सर? प्यूबर्टी कहा जाता है, यौवनारंभ कहा जाता है। तो आप चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में जिस वक्त जनन करने की क्षमता आ जाती है, यानी कि रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी आ जाती है, जनन करने की क्षमता आ जाती है, जनन करने की क्षमता आ जाती है, उसी समय को प्यूबर्टी कहा जाता है। उसी समय को क्या कहा जाता है सर? प्यूबर्टी कहा जाता है। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो हम ये चीज़ समझ गए कि जिस वक्त हम लोगों के अंदर रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी आ जाएगी वो स्टेज प्यूबर्टी कहलाएगा, यौवनारंभ कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपने मनुष्य की बात करा है, तो मनुष्य तो सर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। तो ज़रा सा ये बताइए कि मेल में प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है और फीमेल में प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है? मेरे मित्र, आप इस चीज़ को भी बड़े ही आसानी से ध्यान में रख सकते हो। जब आप मेल और फीमेल के प्यूबर्टी की बात करते हो तो आप इस दोनों के लिए ही बस याद रखेंगे कि 12 से 16 वर्ष के बीच, 12 से 16 वर्ष की आयु में मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री दोनों में ही क्या होती है सर? रिप्रोडक्शन करने की क्षमता आ जाती है, यानी कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। तो आपसे जब भी कोई ये पूछे कि मेल में प्यूबर्टी कब आती है तो आप कहेंगे 12 से 16 वर्ष की आयु में। या फिर आपसे जब ये पूछा जाए कि फीमेल में प्यूबर्टी कब आती है तो आप फिर से कहेंगे 12 से 16 वर्ष की आयु में। मेरे मित्र, आप सभी यहाँ पे एक खास बात ध्यान में रखिएगा
कि जब हम लोग मेल के रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये 50 वर्ष के बाद धीरे धीरे क्या होती है सर, घटना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम लोग फीमेल के रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात करते हैं तो 40 से 50 वर्ष के बाद फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, यानी कि जनन करने की क्षमता होती है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। मेल में रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है, जबकि फीमेल में रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो आप चाहें तो इस चीज़ को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि मेल में 50 वर्ष के बाद, मेल में 50 वर्ष के बाद जनन क्षमता, जनन कैपेसिटी घटने लगती है। क्या होती है सर, घटने लगती है। लेकिन यहाँ पे आप फीमेल के लिए क्या ध्यान में रखेंगे, फीमेल के लिए आप ध्यान में रखेंगे कि 40 से 50 वर्ष के बीच, 40 से 50 वर्ष के बीच फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है यानी कि जनन क्षमता होती है, वो क्या होती है सर, पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। पूरी तरह से क्या होती है सर, समाप्त हो जाती है। तो आपके एग्ज़ाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि स्त्री में किस आयु में जनन क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। आप सभी कहेंगे 40 से 50 वर्ष के बीच में स्त्री में जनन करने की जो क्षमता होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्यूबर्टी कब स्टार्ट होता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्यूबर्टी मेल और फीमेल दोनों में ही 12 से 16 वर्ष की आयु में क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। फिर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्यूबर्टी का सीधा सा संबंध है, तो आप क्या कहेंगे, प्यूबर्टी का सीधा सा संबंध जनन करने की क्षमता से है, यानी कि रिप्रोडक्शन के कैपेसिटी से है। उम्मीद करते हैं कि प्यूबर्टी क्या होता है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गौण लैंगिक लक्षण। ध्यान में रखिएगा, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसी को इंग्लिश में हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। अब आप सभी कहेंगे कि सर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, यानी कि जब आपका यौवनारंभ स्टार्ट होता है या प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, तो आपके बॉडी के अंदर आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला परिवर्तन, आपके चेहरा पे मूंछ और दाढ़ी आना शुरू हो जाता है। दूसरा परिवर्तन, आपके आर्मपिट में हेयर आना शुरू हो जाता है, प्यूबिक एरिया में हेयर आना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह गर्ल्स के बॉडी में भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है। पहला परिवर्तन ब्रेस्ट में डेवलपमेंट होता है, दूसरा प्यूबिक एरिया में हेयर आता है और तीसरा आर्मपिट में हेयर आना शुरू हो जाता है। तो ये जो आप परिवर्तन अपने बॉडी के अंदर एक खास स्टेज में देखते हैं, इसी को क्या कहा जाता है सर, इसी को गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहा जाता है। तो आप चाहें तो इस चीज़ को लिख भी सकते हैं कि प्यूबर्टी के समय में, यौवनारंभ के समय में हमारे शरीर के अंदर जो अनेक तरह के परिवर्तन होते हैं वही क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाता है। और ये परिवर्तन क्या है सर, तो ये परिवर्तन दाढ़ी मूंछ का आना, अगर गर्ल्स है तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, प्यूबिक एरिया में हेयर का आना, आर्मपिट में हेयर का आना, तो ये सारे परिवर्तन आपको क्या कहलाता है सर, ये सारे के सारे परिवर्तन गौण लैंगिक लक्षण कहलाता है। तो आप चाहें तो इसको सरल शब्दों में लिख सकते हैं कि यौवनारंभ के समय, यौवनारंभ के समय शरीर में हो रहे अनेक परिवर्तन, शरीर में हो रहे अनेक परिवर्तन गौण लैंगिक लक्षण कहलाता है, गौण लैंगिक लक्षण कहलाता है। या आप चाहें तो इसी को इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाता है। आप सभी के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सर आप यहाँ पे बार बार ये सेकेंडरी शब्द का यूज़ कर रहे हो, सेकेंडरी का मतलब तो दूसरा हो जाता है, तो हमारे बॉडी के अंदर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है। तो मेरे मित्र आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अगर आप मेल हैं तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है और फीमेल हैं तो एस्ट्रोजोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। तो ये दोनों हार्मोन क्या हैं सर, ये दोनों हार्मोन रिप्रोडक्शन हार्मोन कहलाते हैं।
तो आपके बॉडी में जो रिप्रोडक्शन हार्मोन बनता है उसको क्या कहा जाता है सर? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहा जाता है। और जो आपके बॉडी में आउटर चेंजेस देखने को मिलता है, बाहरी परिवर्तन देखने को मिलता है, उसको क्या कहा जाता है सर? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को भी समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि मेनार्की क्या होता है और मेनोपॉज क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप लिखना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेनार्की की। ध्यान में रखिएगा, इसका इंग्लिश और हिंदी प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही होता है। लगभग क्या, पूरी तरह से सेम होता है। आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं मेनार्की, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या होता है? बड़ा ही सरल शब्दों में आप ध्यान में रख सकते हैं कि लड़कियों में प्रथम बार मासिक धर्म का आना, यानी कि गर्ल्स में पहली बार पीरियड्स का आना क्या कहलाता है सर? मेनार्की कहलाता है। तो आप सभी चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं कि लड़कियों में पहली बार मासिक धर्म का आना, मासिक धर्म का आना क्या कहलाता है सर? तो सर मेनार्की कहलाता है। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये किस उम्र में आता है? तो ध्यान में रखिएगा कि मेनार्की जो है ये जनरली 12 से 13 वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। तो आप सभी इस चीज़ को सरल शब्दों में याद रख सकते हैं कि पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, मासिक धर्म का आना क्या कहलाता है? मेनार्की कहलाता है। फिर आप कहेंगे कि सर आपने बताया था कि हम लोग रजनोवृत्ति की भी बात करेंगे, यानी कि मेनोपॉज की भी बात करेंगे। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि रजनोवृत्ति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? तो सर इसी को इंग्लिश में हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि पोज शब्द लिखा हुआ है। पोज का मतलब क्या होता है सर? रुक जाना। तो सर लड़कियों में जिस वक्त ऋतुस्राव बंद हो जाता है, यानी कि मासिक धर्म का आना बंद हो जाता है, तो उस स्टेज को क्या कहा जाता है सर? तो उस स्टेज को रजनोवृत्ति कहा जाता है, या इंग्लिश में मेनोपॉज कहा जाता है। तो आप सभी चाहें तो इस चीज़ को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि लड़कियों में मासिक धर्म का, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मासिक धर्म का रुक जाना क्या कहलाता है सर? रजनोवृत्ति या फिर मेनोपॉज कहलाता है। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये मेनोपॉज का स्टेज कब आता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि 40 से 50 वर्ष की उम्र में, 40 से 50 वर्ष की उम्र में क्या होता है सर? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो पूरी तरह से रुक जाता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि महिलाओं में, स्त्रियों में जो रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है वो 40 से 50 वर्ष की उम्र में क्या होती है? पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो आप इस दोनों वर्ड को भी हमेशा ध्यान में रखेंगे। मेनार्की का मतलब होता है पहली बार मासिक धर्म का आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, और मेनोपॉज यानी कि रजनोवृत्ति का मतलब होता है मासिक धर्म का रुक जाना। मेनार्की कब स्टार्ट होगा? तो 12 से 13 वर्ष की उम्र में। और मेनोपॉज कब हो जाएगा सर? तो 40 से 50 वर्ष की उम्र में। आइए और भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसको भी देखते हैं, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंडो उत्सर्ग की। ध्यान में रखिएगा, अंडो उत्सर्ग को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। अब आप सभी कहेंगे कि सर ये होता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इसके यहाँ पे शब्द से ही स्पष्ट है। आप देख रहे हैं कि अंडो उत्सर्ग लिखा हुआ है। ये जो अंडो लिखा हुआ है इसको आप क्या समझेंगे सर? तो आप इसको अंडाणु समझेंगे। और यहाँ पे जो उत्सर्ग लिखा हुआ है इसको आप क्या समझेंगे सर? उत्सर्जन समझेंगे। तो आप ये कह सकते हैं सर अंडाणु उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन कहा जाता है, या फिर अंडो उत्सर्ग कहा जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो हम लोग अंडाणु की बात करते हैं ये किसके बॉडी में फॉर्म होता है? मेल या फीमेल? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर एग जो है वो फीमेल के बॉडी में फॉर्म होता है, यानी कि फीमेल के बॉडी में बनता है। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ओव्यूल कहते हैं। आप सभी ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका अंडाणु है यानी कि जो ओव्यूल है ये फीमेल के बॉडी के किस पार्ट से निकलता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अंडाणु जो है ये ओवरी से निकलता है। कहाँ से निकलता है सर? ओवरी से, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर अंडाशय कहते हैं। ओवरी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं।
तो आप ये भी कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं कि अंडाशय से अंडाणु का निकलना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहलाता है। बड़ा ही सरल शब्दों में आप लिख सकते हैं कि अंडाशय से यानी कि ओवरी से, अंडाशय यानी कि ओवरी से अंडाणु का निर्मुक्त होना, अंडाणु का निर्मुक्त होना क्या कहलाता है सर, तो ओव्यूलेशन कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। आपके एग्जाम में कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि फीमेल के बॉडी में जो ओव्यूल होता है वो कहाँ फॉर्म होता है, यानी कि कहाँ बनता है। आप सभी क्या कहेंगे सर, ओवरी में बनता है। या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवरी में क्या उपस्थित रहता है, आप सभी क्या कहेंगे, अंडाणु उपस्थित रहता है या फिर ओव्यूल उपस्थित रहता है। आपके एग्जाम में फिर एक सरल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंडाशय से अंडाणु का निकलना क्या कहलाता है, आप सभी कहेंगे अंडोत्सर्ग कहलाता है या ओव्यूलेशन कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को भी समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं निषेचन की। तो आप सभी हेडिंग लगा लीजिएगा सर, निषेचन। ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसको इंग्लिश में हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आप सभी कहेंगे सर ये इतना बड़ा शब्द है, इसका डेफिनेशन भी लंबा होगा। बिल्कुल ही सरल है। आप सबों को मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, लैंगिक जनन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। कौन कौन सा, तो सर एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। एक होता है मेल और दूसरा कौन सा होता है, फीमेल। आपको ये भी मालूम है कि मेल के बॉडी से क्या रिलीज होता है, आप सभी कहेंगे सर स्पर्म रिलीज होता है। और फीमेल के बॉडी से क्या रिलीज होता है, आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि सर अंडाणु रिलीज होता है, यानी कि ओव्यूल रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है सर, ओव्यूल रिलीज होता है। तो मेरे मित्र जब हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, निषेचन की बात करते हैं, तो हम लोग सीधे शब्दों में क्या कहते हैं, हम लोग सीधे शब्दों में कहते हैं कि मेल के स्पर्म का फीमेल के ओव्यूल के साथ, मेल के स्पर्म का फीमेल के ओव्यूल के साथ मिल जाना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो आप सभी इस चीज़ को सरल शब्दों में याद रख सकते हैं कि स्पर्म और ओव्यूल का जो डिफ्यूजन होता है वही क्या कहलाता है सर, निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि निषेचन दो प्रकार के होते हैं, फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है। आप सभी कहेंगे कौन कौन सा, तो पहला होता है आंतरिक निषेचन। पहला क्या होता है, आंतरिक निषेचन, यानी कि जब मेल का स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर जाकर के डिफ्यूज होता है, मेल का स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर जाकर के डिफ्यूज होता है, तो इस प्रकार के निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, आंतरिक निषेचन या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और दूसरा होता है आपका बाह्य निषेचन। दूसरा क्या होता है सर, बाह्य निषेचन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो सर इसका मतलब होता है कि जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओव्यूल दोनों बॉडी के अंदर डिफ्यूज नहीं होता है, यानी कि बाहरी एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज होता है, तो इस टाइप का जो निषेचन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, तो सर जो आपका मेढक है और जो मछली वगैरह है, इन सब में क्या होता है सर, इन सब में बाह्य निषेचन होता है, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। उम्मीद करते हैं आप इसको भी समझ पाए होंगे। आइए और भी इंपॉर्टेंट टर्म है उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं युग्मज की। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, युग्मज। इसको भी हम लोग बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसी को इंग्लिश में हम लोग जाइगोट कहते हैं या और शुद्ध हिंदी में भ्रूण भी कहते हैं। अब आप सभी कहेंगे कि सर ये क्या होता है, तो मेरे मित्र अभी जस्ट आपने देखा है कि मेल का स्पर्म फीमेल के बॉडी में जाकर के फीमेल के ओव्यूल के साथ क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है।
तो जैसे ही मेल का स्पर्म और फीमेल का ओव्यूल एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होता है तो एक नए प्रकार का सेल बनता है। उसी को क्या कहा जाता है सर? उसी को युग्मज या जाइगोट कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओव्यूल, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओव्यूल जब एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होता है तो एक नए प्रकार का कोशिका का निर्माण होता है और उसी को क्या कहा जाता है सर? उसी को जाइगोट या युग्मज कहा जाता है। मेरे मित्र, अभी जस्ट आपने देखा है कि जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओव्यूल एक दूसरे के साथ मिलता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप सभी कहेंगे सर अभी जस्ट आपने बताया है, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि निषेचन की प्रक्रिया में जो फीमेल का ओव्यूल होता है वो क्या हो जाता है सर? फर्टाइल हो जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं सर युग्मज के बारे में, जाइगोट के बारे में, कि निषेचित अंडाणु को यानी कि फर्टाइल एग को या फिर फर्टाइल ओव्यूल को, निषेचित अंडाणु को जाइगोट कहा जाता है या युग्मज कहा जाता है। तो आप चाहें तो इस तरह से याद रख सकते हैं या फिर इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो वैसा आप याद रख सकते हैं। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं वीर सेचन की, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंसीमिनेशन कहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वीर सेचन की। बड़े ही आप सरल शब्दों में याद रख सकते हैं कि इंसीमिनेशन क्या होता है। तो आप सभी कह सकते हैं इस चीज़ को कि मैथुन के समय नर के सिसन के द्वारा मादा की योनि में बीज जमा करना क्या कहलाता है? वीर सेचन कहलाता है। बड़े ही सरल शब्दों में कह सकते हैं कि मैथुन के समय मादा के यानी कि फीमेल के वेजाइना में बीज स्पर्म जमा करना क्या कहलाता है? वीर सेचन कहलाता है। मेरे मित्र, आप सभी को कहीं कहीं पे एक और शब्द लिखा हुआ मिलता है जो आपका कुछ इस तरह से रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है सर? तो लिखा हुआ रहता है कृत्रिम वीर सेचन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर हम लोग इसको इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कहते हैं। आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब फीमेल के वेजाइना के अंदर बाहर से स्पर्म को डाला जाता है, शुक्राणु को डाला जाता है, तो ये जो प्रक्रिया होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम वीर सेचन कहते हैं। क्या कहेंगे कि सर जब फीमेल के वेजाइना के अंदर बाहर से स्पर्म को डाला जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कृत्रिम वीर सेचन कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कहा जाता है। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी डेफिनेशन थे आप उन सभी को आसानी से समझ पाए होंगे और इस डेफिनेशन पे आधारित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही साथ उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।